नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 29 जनवरी की उन सभी इंपॉर्टेंट घटनाओं की जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह के और भी वीडियोस मिलते रहें। दोस्तों, आज के सेशन की जो सबसे बड़ी न्यूज है, 38वें राष्ट्रीय खेल कहां पर स्टार्ट हुए। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, 28 जनवरी 2025 को भारत में 38वें राष्ट्रीय खेल स्टार्ट हो गए। अभी कहां स्टार्ट हुए हैं ये आने वाले एग्जाम में आपसे 100% पूछा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को इसी बड़े न्यूज के साथ शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके सामने पूछा जा रहा है कि 38th नेशनल गेम्स हैज बिगन इन विच स्टेट ऑफ इंडिया ऑन जनवरी 28, 2025। 28 जनवरी 2025 को भारत के किस राज्य में 38वें राष्ट्रीय खेल स्टार्ट हुए हैं दोस्तों। तो बिल्कुल राज्य का नाम याद रखना है, उत्तराखंड। अब देखिए, उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में एक स्टेडियम है। स्टेडियम का नाम है महाराणा प्रताप स्टेडियम। इसी स्टेडियम से 28 जनवरी की शाम भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 38वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया दोस्तों। अभी 28 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक ये पूरे के पूरे जो 38वें राष्ट्रीय खेल हैं वो उत्तराखंड के 8 जिलों के कुल 11 शहरों में विभिन्न खेलों के रूप में आयोजित होंगे दोस्तों, जिसमें भारत की तरफ से हजारों जो एथलीट हैं वो भाग लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज और आप याद रखिएगा कि जो 38वें राष्ट्रीय खेल आयोजित हो रहे हैं उत्तराखंड में, इस बार उसका शुभंकर क्या है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, जब भी कोई बड़ा इवेंट स्पोर्ट के क्षेत्र में आयोजित होता है तो उसका एक शुभंकर यानी कि मैस्कॉट बनाया जाता है। तो उत्तराखंड के 38वें राष्ट्रीय खेलों का जो शुभंकर है दोस्तों, उसका नाम है मौली। यहाँ पर ये आपको मौली दिख रहा होगा। अब ये जो मौली है वो उत्तराखंड का जो स्टेट बर्ड है जिसका नाम क्या होता है, मोनाल। तो मोनाल से इंस्पायर्ड है दोस्तों। अब यहाँ पे थोड़ी सी और बात करते हैं भारत के राष्ट्रीय खेलों के इतिहास की। तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय खेलों का पहली बार जो आयोजन होता है वो 1924 में लाहौर में होता है दोस्तों। और उस समय इन खेलों को नाम दिया गया था इंडियन ओलंपिक गेम्स। इनको नाम इंडियन ओलंपिक गेम्स देने का कारण ये बताया जाता है दोस्तों कि जैसे पूरी दुनिया में मल्टी स्पोर्ट इवेंट के रूप में ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं, वैसे ही उस समय भारत ने भी अपने यहाँ ढेर सारे जो खेल होते हैं या खेल की प्रतिस्पर्धाएं होती हैं उनको एक इवेंट के रूप में ऑर्गेनाइज करने का प्रयास किया था। इसीलिए इन खेलों को उस समय इंडियन ओलंपिक गेम्स के रूप में जाना जाता था। लेकिन 1985 में आज का जो मॉडर्न नेशनल गेम्स का वर्जन है उसको नई दिल्ली से स्टार्ट किया गया दोस्तों। अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि आने वाले एग्जाम में आपसे इस नेशनल गेम्स की हिस्ट्री और हिस्ट्री के साथ ही इस बार का जो ये 38वां राष्ट्रीय खेल होने जा रहा है उससे रिलेटेड 100% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक न्यूज दोस्तों आपको यहाँ पे और बता देता हूँ, जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे इससे पहले वाले, वो 2023 में हुए थे। कहां पर हुए थे? गोवा में। अब भारत में जो राष्ट्रीय खेल होते हैं दोस्तों वो हर 2 साल पर भारत के अलग अलग राज्यों में आयोजित होते रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज नेम्ड द आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया है? आंसर याद रखना है, जसप्रीत बुमराह। अब देखिए दोस्तों, हुआ क्या, रिसेंटली आईसीसी, जिसको कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल बोलते हैं, जो 1909 में स्टैब्लिश हुआ था और इसका हेडक्वार्टर होता है दुबई। ये पूरी दुनिया में क्रिकेट से संबंधित सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है जो इंटरनेशनल क्रिकेट को कंट्रोल करती है। अब आईसीसी करती क्या है, हर साल क्रिकेट के सभी फॉर्मेट, चाहे वो टेस्ट हो, T20 हो या ओडीआई हो, उसमें जो बेस्ट परफॉर्मर होते हैं मेल और फीमेल कैटेगरी में, उनको यहाँ पे सम्मानित करती है। तो उन्हीं सारे अवार्ड्स का यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ है और हमारे देश के जो फेमस फास्ट बॉलर है जसप्रीत बुमराह, उनको टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब दिया गया है। अब यहाँ पे कुछ और अवार्ड देख लें दोस्तों, जैसे कि वुमेन्स ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, तो भारत की ही स्मृति मंदाना को। अगर यहाँ पे मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर की बात करें तो वो अजमतुल्ला उमरजई, जो कि अफगानिस्तान के फेमस खिलाड़ी हैं। साथ ही अगर आप यहाँ पर देखो, आईसीसी मेंस T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये भी बड़ा पुरस्कार है दोस्तों और ये दिया गया है भारत के अर्शदीप सिंह को। साथ ही आईसीसी वुमेन्स T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये एमिलिया केर को दिया गया है, जो न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर हैं। 2 पुरस्कार यहाँ पे आपको और बता दूं, एक आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यानी कि 2024 में युवा खिलाड़ियों में जो इमर्ज हो रहे हैं उनमें सबसे बेस्ट खिलाड़ी कौन रहा, तो कामिंदु मेंडिस दोस्तों, श्रीलंका के। और महिलाओं में अगर देखें, आईसीसी वुमेन्स
आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर इमर्जिंग में, तो वो हैं एनरी डार्कसन दोस्तों, जो कि साउथ अफ्रीका से आती हैं। अब इन पुरस्कारों के अलावा 2 पुरस्कार और बहुत बड़े होते हैं। वो होता है एक ऐसे खिलाड़ी को दिया जाना जो क्रिकेट के सभी फॉर्मेट में ओवरऑल पूरे साल सबसे बेस्ट परफॉर्म करता है, मेल और फीमेल दोनों कैटेगरी में। मेल वाली कैटेगरी का जो पुरस्कार दिया जाएगा उसको आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर बोला जाएगा, और फीमेल वाली को आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर। अब इनमें से एक अवार्ड अनाउंस हो गया है, कौन वाला? आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर का। जो किसको दिया गया है? वो दिया गया है एमिलिया केर को, जो कि न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर है दोस्तों। इनको टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर का भी पुरस्कार मिला है और ओवरऑल वाला भी मिला है। अभी पुरुषों का क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया जाएगा ये अनाउंस नहीं हुआ है। इसकी नॉमिनीज में भारत के जसप्रीत बुमराह शामिल हैं, तो हम लोग उम्मीद रखते हैं कि हो सकता है कि भारत के जसप्रीत बुमराह को ये अवार्ड मिल जाए। जैसे ही अगर ये कंफर्म होता है तो मैं आने वाले सेशन में आपको उस पर जरूर न्यूज बता दूंगा दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। Who has inaugurated उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव इन भुवनेश्वर ऑन जनवरी 28, 2025? देखिए, उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर में 28 जनवरी 2025 को उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया? तो बिल्कुल याद रखना है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोस्तों। अब ये जो पूरा का पूरा कॉन्क्लेव है जिसको हम उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव बोल रहे हैं, वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो उत्कर्ष ओडिशा है दोस्तों, यह एक प्रमुख वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन है जो उड़ीसा की गवर्नमेंट आयोजित करती है, और इसका मेन टारगेट उड़ीसा सरकार रखती है कि उड़ीसा को पूर्वोदय विजन के केंद्र के साथ साथ भारत में अग्रणी निवेश गंतव्य और औद्योगिक केंद्र के रूप में स्थापित करना। अब जैसा कि आप लोगों को पता होगा, इंडिया में उड़ीसा का जो लोकेशन है दोस्तों, वो ईस्टर्न इंडिया में यानी कि पूर्वी भारत में है। तो पूर्वोदय यानी कि जो पूर्वी राज्य हैं, जिसमें झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, इन राज्यों का विकास करना है, और इन राज्यों को विकास करने के साथ साथ इन राज्यों में बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भी करने हैं, जिसके लिए उड़ीसा गवर्नमेंट अपने को केंद्र में मानती है, सेंटर में मानती है। और उड़ीसा इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि उड़ीसा भारत के उन मिनरल रिच स्टेट में है जहां पर सबसे ज्यादा भारत की तरफ से मिनरल प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे अगर आपसे आने वाले एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में सबसे ज्यादा मिनरल प्रोडक्शन करने वाला स्टेट कौन सा है दोस्तों, तो नो डाउट बिल्कुल आपको बताना है जी उड़ीसा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए स्टोर किसके पास सबसे ज्यादा है, तो उसमें आ जाता है झारखंड, जो कि छोटा नागपुर प्लेटो वाला एरिया उसका आता है वहां पर दोस्तों। एक चीज और याद रखिएगा, इस बार भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनका उड़ीसा स्टेट का ये दूसरा दौरा था, क्योंकि इससे पहले 9 जनवरी को उड़ीसा के कैपिटल भुवनेश्वर में ही राष्ट्रीय प्रवासी दिवस सेलिब्रेट किया गया था, जिसको इनॉग्रेट करने और जिसको मनाने के लिए भारत के प्रधानमंत्री उड़ीसा के दौरे पर गए थे। तो इस बार एक बार फिर से उड़ीसा ये जो उत्कर्ष है इसके इनॉग्रेशन के लिए वो गए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, आने वाले एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज ऑनर्ड विद द पद्मश्री इन 2025 फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एप्पल कल्टीवेशन इन इंडिया? देखिए, भारत में सेब की खेती में बड़ा बदलाव या बड़ी क्रांति लाने के लिए 2025 में किसे पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया? नाम बिल्कुल याद रखना है, हरिमन शर्मा। ये हरिमन शर्मा हिमाचल प्रदेश के एक किसान हैं जिन्होंने सेब की एक अलग वैरायटी विकसित की। इस वैरायटी का नाम है दोस्तों HRM199। अब इस वैरायटी की देखिए खास बात क्या होती है, ये इस वैरायटी वाले जो सेब होते हैं वो ठंडे प्रदेशों के अलावा 40 से 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान वाले उष्णकटिबंधीय यानी कि ट्रॉपिकल और उपोष्णकटिबंधीय यानी कि सब ट्रॉपिकल रीजन्स में भी पैदा हो सकते हैं। तो सेब ज्यादातर अगर आप देखो तो ये ठंडे प्रदेश में ही उपजते हैं या फिर पैदा होते हैं, लेकिन सेब की एक ऐसी वैरायटी इस व्यक्ति ने विकसित की जो गर्म क्षेत्रों में भी, जैसे कि यूपी, बिहार या फिर और भी साउथ इंडिया में भी कह सकते हो, वहां पर भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सेब के उत्पादन में बड़ी क्रांति लाती है, जिसको भारत सरकार की तरफ से रिकॉग्नाइज किया गया, और इस आदमी को यानी कि हरिमन शर्मा को इस बार के पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। अब यहाँ पे अगर पद्म अवार्ड्स की बात करें दोस्तों, तो पद्म अवार्ड्स भारत का दूसरा सबसे बड़ा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न के बाद, और पद्म अवार्डों में 3 अवार्ड की सीरीज होती है। एक होता है पद्म विभूषण, एक होता है पद्म भूषण और तीसरा होता है पद्मश्री।
इस बार 2025 में कुल 139 लोगों को दोस्तों पद्म अवार्ड दिया गया, जिसमें पद्म विभूषण पाने वाले 7 लोग हैं, पद्म भूषण पाने वाले 19 लोग हैं और पद्मश्री से 113 लोगों को सम्मानित किया गया है दोस्तों। अब ये जो 13 लोग हैं उन्हीं में इनका भी नाम है हरिमन शर्मा का, जिसको हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अलग से इनके बारे में इन्फॉर्म किया है, इसलिए आपके आने वाले एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। इसके बाद दोस्तों आज के सेशन का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। The first ever international पश्मीना फेस्टिवल कम एग्जीबिशन हैज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच कंट्री इन जनवरी 2025। तो देखिए जनवरी 2025 में पहला अंतर्राष्ट्रीय पश्मीना महोत्सव सह प्रदर्शनी किस देश द्वारा आयोजित किया गया? तो बिल्कुल उस देश का नाम याद रखिएगा, नेपाल। नेपाल की कैपिटल काठमांडू में 3 दिनों का ये पूरा का पूरा फेस्टिवल था, जिसमें 150 से ज्यादा घरेलू स्टॉल लगाए गए थे और उसमें 40 से ज्यादा ऐसे स्टॉल थे जो स्पेशली नेपाल में प्रोड्यूस होने वाले पश्मीना शाल से रिलेटेड थे। पश्मीना एक स्पेशल प्रकार का ऊन होता है या रेशा होता है जो उन पहाड़ी क्षेत्रों में या बहुत ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाने वाली पश्मीना बकरियों से बनाया जाता है, पश्मीना बकरियों के बालों से बनाया जाता है दोस्तों। अब देखो पश्मीना जो बकरियां होती हैं वो स्पेशली 5-6 हजार फीट की ऊंचाई पे पाई जाती हैं, तो ठंडे प्रदेश में रहने के कारण जो इनके बाल होते हैं वो बड़े सॉफ्ट होते हैं। जैसे मानव का जो एक बाल होता है, अगर उसके 6 टुकड़े आप कर दो, मतलब उसको अगर ऐसे ऐसे 6 टुकड़े करो तो उसमें से जो एक पतला सा हिस्सा आएगा वो उतना पतला पश्मीना बकरियों के बाल होते हैं। तो जब इतना सॉफ्ट धागा से आप किसी चीज को बनाते हो तो बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होता है, इसीलिए पश्मीना शॉल पूरी दुनिया में बहुत ही फेमस है। और इन पश्मीना प्रोडक्ट्स को एग्जिबिट करने के लिए या फिर कह लीजिए इनका प्रदर्शनी करने के लिए पूरी दुनिया में पहली बार नेपाल ने इस तरह का एग्जीबिशन लगाया है दोस्तों, जो आपसे आने वाले एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी जो पीडीएफ है रेडियंट गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस तरह के और भी वीडियोस देखने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।